Hello everyone, this is a part 5th of our video in continuation. So the topic is 9/11 and the global war on terror. So here the key points are 9/11. What does this signifies you? And global war on terror. Generally 9/11 in India we write date, month and then year. बट इन देयर इज़ अ कन्वेंशन और ये प्रथा है अमेरिका में, वो मंथ पहले लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं. तो 9th इज़ द मंथ एंड 11 इज़ द डे एंड इट हैपेंड इन 2001. सो दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ 9/11. ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इट्स अ American policy when America was attacked on its major buildings. We can see that George Bush of that time spread or issued a policy, global war on terror, to curb it globally. So let's move on. First point, on 11 September 2001, 4 American commercial aircrafts were hijacked and flew into important buildings in the US. 11 सितंबर 2001 को 4 अमेरिकी हवाई जहाज़ एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक कर लिया जाता है और उसके उड़ान के कुछ घंटे के बाद ही अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर ये टकराने को लेकर हाईजैक किया जाता है. और ये पहला और दूसरा एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ट्विन टावर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जिसमें एक नॉर्थ ब्लॉक में है, एक साउथ ब्लॉक में है, वहाँ पर ये पहला और दूसरा एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन टकराया उस बिल्डिंग से और पूरे इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया. तीसरा एयरक्राफ्ट जो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसका हेडक्वार्टर है पेंटागन में, वहाँ पर टकराया. और चौथा जो एयरक्राफ्ट था उसको यूएस कांग्रेस जो बिल्डिंग है, कैपिटल बिल्डिंग है, उस पर टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया में उसको मार गिराया गया था. ठीक है, तो ये 4 अमेरिकी हवाई जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया था 19 हाईजैकर्स के द्वारा, जो कि अरब कंट्री से बिलोंग कर रहे थे. ठीक है, तो ये एक स्थिति है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि 9/11 की घटना को दिखाता है. 11 तारीख के 9वां महीना कह सकते हैं और 2001 में 11 सितंबर 2001 को ये घटना घटी, इसलिए इसको 9/11 के नाम से भी जाना जाता है. दिस अटैक्स केम टू बी नोन एज 9/11. और इस घटना में हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक हमला था, अटैक था. इसके पहले इस अमेरिका पे कई अटैक हो चुके थे, लेकिन ये ऐतिहासिक तौर पर तुलना की गई इसकी. हिस्टोरिकली दिस अटैक वाज 9/11 अटैक वाज कंपेयर्ड विथ 1814 में ब्रिटिश ने जब वाशिंगटन डीसी को जलाया था उसके साथ तुलना किया गया है. ठीक उसी तरह जब पर्ल हार्बर पर भी अटैक हुआ था जापान के द्वारा, तो ये उसके साथ कंपेयर किया गया है. 9/11 की अटैक को इसके साथ तुलना किया गया है और लगभग 3,000 लोग, 3,000 पीपल्स वर killed in this 9/11 attacks. And third point, US response to 9/11 was swift and ferocious. George W. Bush had succeeded Clinton in US presidency. US ने इसका तुरंत जवाब दिया, कार्रवाई किया और बहुत ही सही तरीके से, या कह सकते हैं बहुत स्मूथली इसको काम किया और बहुत क्रूअल तरीके से काम किया. ये फेरोसिस का मतलब क्रूअल या फियर्स तरीके से काम किया. और उस वक्त तक, ये घटना 2001 की है, और उस वक्त तक नए प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इनके पिता जिसको हम लोगों ने फर्स्ट गल्फ वॉर को लीड करते हुए देखा था, जॉर्ज H.W. बुश थे, और ये उनके बेटे हैं जॉर्ज W. बुश. उन्होंने तब तक प्रेसिडेंटशिप संभाली थी और उन्होंने बहुत फेरोशियस तरीके से इस इवेंट को, इस अटैक को डील किया था. ठीक है, यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम एज ए पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर. ठीक है, 1998 में ही हम इस बात को देखते हैं. 1999 में जब यूएस के एम्बेसीज में अटैक होता है तो अमेरिका ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच
को चलाती है, उसके बाद ठीक हम इस बात को देखते हैं कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को भी कैसे ये चलाती है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। या और उसके बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को चलाया गया, जो कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का एक हिस्सा था। ठीक है, और जिसके तहत अमेरिका ढूंढ ढूंढ कर उन लोगों को मार गिरा रही थी या अरेस्ट कर रही थी जो कि अलकायदा से या फिर तालिबान के से जुड़े हुए थे, क्योंकि जब इनको अमेरिका को पता चला कि यह अटैक इनके द्वारा किया गया है या कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, तो ये ऑपरेशन उन्होंने चलाया। तो अलकायदा के ठिकानों को और तालिबान के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर अफगानिस्तान में मार गिराया जा रहा था। लेकिन ऐसे चिटपुट घटनाओं को हम देख सकते हैं, हमले होते रहते हैं। तो इस बात से साबित हो जाता है कि तालिबान को तो अच्छी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसके भी कुछ अभी भी ऑपरेशंस या उसे काम यूएस के एजेंट्स में या वेस्टर्न कंट्रीज के में चल रहे होते हैं। ठीक है, यूएस फिफ्थ पॉइंट, द ऑपरेशन वाज अगेंस्ट ऑल दो सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड 9/11 अटैक, मेनली अलकायदा एंड द तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान। ये जो ऑपरेशन चला गया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये खासकर अलकायदा और तालिबान रेजिम को ख़त्म करने के लिए किया गया था। Sixth point, arrests were made all over the world by the US forces often without the knowledge of the governments of the persons being arrested। और US इतनी अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा था, और ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के हिसाब से इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इसमें तालिबान के या फिर अलकायदा के लोगों को या फिर वैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ये अरेस्ट कर रहे थे जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था उनके गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। दैट मीन्स कि अमेरिका इसकी परवाह नहीं कर रहा था कि वो इंसान किस गवर्नमेंट से है, किस कंट्री से है, और उस कंट्री के गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता है कि उसके सिटीजन्स को अरेस्ट कर लिया गया है या उस सिटीजन्स को पकड़ा गया है। तो हम ये इन बात को देख सकते हैं कि अमेरिका के एक तरह से पावर को हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से अपने काम को कर रहा था। वो एडवांस हो चुका था, और ये उसका एक जो बात थी आगे बढ़ने की, उस बात को हम देख सकते थे। और इन अरेस्ट को या इन डिटेन्ड पर्सन्स को सीक्रेट प्रिजन्स में रखा जा रहा था। दोज पर्सन्स वर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस कंट्रीज एंड डिटेन्ड इन सीक्रेट प्रिजन्स। इन लोगों को जो अरेस्ट किया जा रहा था, इनको सुरक्षित जगह पे या सीक्रेट जगह पे रखा जा रहा था, और खासकर ग्वांतानामो बे, जो यूएस नेवल बेस है क्यूबा में, वहाँ पर रखा जा रहा था। और वहाँ पर इसलिए रखा जा रहा था क्योंकि वहाँ पर अमेरिका का जो लॉ है उससे भी बचे हुए रहेंगे कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो अमेरिकन लॉ के हिसाब से उसको जस्टिफाई करने का मौका मिलेगा। इंटरनेशनल लॉ से भी बचे हुए रहेंगे कि उसके हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर किसी को पकड़ा जाता है तो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उसको डील करना चाहिए। लेकिन ये ग्वांतानामो बे जो है, ये यहाँ पर सीक्रेट तरीके से रख रहे थे कि पूरी दुनिया को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ पर रखा गया है, या इसके विरुद्ध में कुछ है, या कोई अरेस्ट हुआ भी है, या फिर इसको कुछ लीगल तरीके से मदद मिल सकती है। तो इन सब बातों को लेकर इस प्रिजन में, सीक्रेट प्रिजन में रखा जा रहा था। इसलिए आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी यहाँ पर इन प्रिजनर्स से, इन जिनको पकड़ा गया था उनसे मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। तो हम क्या समझते हैं इन पूरी घटनाक्रम को देखते हुए कि यही कि अमेरिका के पूरे दबदबे को, अमेरिका के वर्चस्व को, अमेरिका के डोमिनेंस को हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका जो चाह रहा था वो कर पा रहा था। जब अमेरिका पे अटैक होता है तो ये किस तरह से रिएक्ट करती है और किस तरह से काम करती है। आपको गौर करने वाली बात है यहाँ पर, आप जो प्रेसिडेंट हैं, जब बिल क्लिंटन थे 8 साल के लिए, यानी कि 2 टर्म के लिए, तो उन्होंने इंटरनल पॉलिसीज़ पे फोकस किया था और सॉफ्ट इश्यूज़ पे एड्रेस किया था। लेकिन 2001 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश चुन कर आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, तो वो हार्ड डिसीजंस को लेते हैं, हार्ड इश्यूज़ को उठाते हैं, सिक्योरिटी मामले को उठाते हैं, और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को चलाते हैं, लॉन्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट्स के बदलने से अमेरिका किस तरह अपनी दबदबे को, अपने डोमिनेशंस को कायम करता है। ठीक है,
यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक बात और है, मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले टॉपिक में जहाँ पर क्लिंटन ईयर्स पढ़ रहे थे कि जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश का किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो उनके बेटे हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो उनके फादर भी रिपब्लिकन पार्टी से ही थे, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इस टॉपिक को रखते हैं। नेक्स्ट विल सी द इराक इन